Okay. Good morning, class. Now you can mention your attendance in the chat box with your concerned sections. Fine. Okay, class. हम लोगों ने बात करी थी लास्ट लेक्चर्स में, जो हमारा डिस्कशन था वो हम लोगों की थ्योरीज पे बेस्ड था। हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ रहे हैं अलग अलग, जो अब कहीं ना कहीं कुछ एजम्पशंस पे बेस थी। हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच की बात करी। नेट इनकम अप्रोच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर हम डेट्स में एक इन्वेस्टमेंट डेट्स बढ़ाते जाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट जो होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक। क्योंकि हम लोगों ने जब कल ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी तो हम लोगों ने देखा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच को इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहा जाता है, जो नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम के मिडिल की अप्रोच थी। हम लोगों ने ग्राफ में भी देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच हमें ये बता रही थी कि कैसे नेट इनकम अप्रोच में जब घटता है, जब कॉस्ट जो ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट है वो घट रही होती है, जब हम डिबेंचर्स में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच वो हमें ये भी बताती है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमें अचीव होता है, यानी वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमारी जो कॉस्ट होती है, ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट होती है, वो सबसे ज्यादा कम हो जाती है। तो वो एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर था। ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें पता चलता है उसकी सेकेंड स्टेज में, जो 3 स्टेजेस थी ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि हम कहाँ तक इन्वेस्टमेंट करें डिबेंचर्स में, और उसके बाद हम अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो और चीजों में इंक्रीज करें। तो ये हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से पता चला। फिर हम लोगों ने बात करी, क्लास आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, फाइन। फिर हम लोगों ने बात करी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। नेट ऑपरेटिंग इनकम में हमने देखा कि ये, क्योंकि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है ये हमारी आती है थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में। ठीक है, इररिलेवेंस का मतलब ये हो गया क्योंकि हम ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम ही लेते हैं या एक्टिविटीज लेते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो फर्म की जो भी कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो पार्ट है वो वाला पार्ट है, यानी हम नॉन ऑपरेटिंग यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस और थ्योरी ऑफ रिलेवेंस के दोनों के बीच की अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच भी कही जाती है, क्योंकि थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में हम ये मानते हैं कि जो डेब्ट्स और इक्विटीज हैं इनका जो स्ट्रक्चर रहता है उसका इम्पैक्ट हमारी फर्म की वैल्यू पे नहीं पड़ता है, और थ्योरी और रेलेवेंस में हम ये देखते हैं कि हाँ इम्पैक्ट पड़ता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें एक ऑप्टिमम लेवल पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि कहाँ तक हम डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद हम डिबेंचर्स में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइबिलिटीज बढ़ाते जाते हैं। फाइन। तो ये हम लोगों ने तीनों अप्रोचेस की बात करी। नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दी है डेविड ड्यूरेंट ने, और ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग की एजरा सोलोमन और वेस्टन दो लोगों ने मिलके दी है। आज हम लोग जिस थ्योरी की बात करेंगे विच इट इज एमएम हाइपोथेसिस या एमएम अप्रोच बोलते हैं इसको। ठीक है, एमएम अप्रोच पहले जब एमएम अप्रोच बनाई गई, ये मोदी गिलानी और मिलर दो लोगों ने मिलकर बनाई। ये दोनों ही नोबल लॉरिएट हैं। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी अपनी बुक में और इनको नोबल भी इसके लिए मिला। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं एमएम अप्रोच की। तो एमएम अप्रोच पहले तो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में आती थी, यानी पहले जो मोदी गिलानी और मिलर थे इनका मानना था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म पे नहीं पड़ता है। कॉस्ट तो कांस्टेंट उन्होंने रखी, तो हमारी फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको दोबारा से रिव्यू किया और फिर उन्होंने पाया कि अगर ये कॉर्पोरेट टैक्सेस को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम में यानी ऑपरेशंस में टैक्सेस तो आते नहीं है, टैक्सेस तो आते हैं फाइनेंशियल, जब हम एक्टिविटीज का पार्ट करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सेकेंड स्टेप में जाते पहला ऑपरेटिंग था, फिर आगे फाइनेंशियल। तो बेसिकली इन्होंने ये देखा कि अगर हम कॉर्पोरेट टैक्सेस का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो हमारी अप्रोच, जो अप्रोच पहले थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में आती थी, वो कन्वर्ट होके थ्योरी ऑफ रेलेवेंस का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी ऐसी है, हाँ, जो पहले तो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में थी, बाद में वो थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में आ गई, तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बोला जाएगा या थ्योरी बोली जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला है। तो ये इनकी अप्रोच के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ये जो एब्रीविएशन है मोदी गिलानी मिलर, इनका पूरा नाम भी है। ठीक है, तो मोदी गिलानी मिलर नाम से जाना जाता है या अप्रोच से जाना जाता है। इन्होंने 1958 में सबसे पहले अपनी बुक में मेंशन किया कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद इन्होंने 1963 में 1963 में इन्होंने ये दिया कि जब हम कॉर्पोरेट टैक्सेस को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी जो थ्योरी है, हमारी जो अप्रोच है, वो कैसे थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में आ जाती है। ठीक है, इररिलेवेंस से रेलेवेंस में आ जाती। ठीक है, तो हम लोग आज इसी की बात करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम लोग मोदी गिलानी मिलर अप्रोच की बात करते हैं तो इसको दो कैटेगरीज है। पहला, एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, और सेकंड कैटेगरी है व्हेन कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट। ठीक है, तो चाहे आप इसको ये बोलिए कि कॉर्पोरेट एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस और एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, या थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस या थ्योरी ऑफ रेलेवेंस, दोनों ही एक ही बात कर रही हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे आ जाते हैं। इन्होंने कुछ एजम्पशंस किए, इनकी थ्योरी में भी कुछ एजम्पशंस है, वो हम लोग आगे पूरे पढ़ेंगे। एक जो बेसिक एजम्पशन था वो था कॉर्पोरेट टैक्सेस, यानी थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात नहीं करी थी, लेकिन जब इन्होंने थ्योरी ऑफ रेलेवेंस की बात करी तब इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्सेस को जोड़ दिया। तो एक ये बेस, एक तरीके से इनकी दोनों थ्योरीज का बेस है कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को हाई लेवल ऑफ टैक्सेस देने पड़ते हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं ना। हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, तो हम लोग पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम लोग टैक्सेस की बात नहीं करते। फिर हम लोग आगे आते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में पहले सपोर्ट किया, इट सपोर्ट्स द NOI यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच विच स्टेट्स दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट एंड KO इज कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले इनकी थ्योरी में क्या था, इन्होंने सपोर्ट किया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को सपोर्ट किया, और इन्होंने बोला कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट होती है और उसका इम्पैक्ट हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे नहीं पड़ता है। सेकंड, फिर जब इन्होंने बात करी है और अपने और आगे जाके थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में, तो इन्होंने हाइपोथेसिस में कुछ प्रोपोर्शंस की बात करी है, कुछ चीजों की बात करी है, जो हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हम लोग और क्लियरली इसको समझेंगे। इन्होंने बोला कि लिवर्ड और अनलिवर्ड फर्म, इन्होंने बोला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने आर्बिट्रेज बोला। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये और किसी भी अप्रोचेस में आपको ये बात सुनने को नहीं मिली होगी, लिवर्ड और अनलिवर्ड। इन्होंने बेसिकली माना कि इनका जो फॉर्मूला था कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं ये लिवर्ड और अनलिवर्ड क्या होता है। ठीक है, लिवर्ड हम लोग बहुत बार वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो लीवरेज से मिला है, यानी जब हम डिबेंचर्स यूज करते हैं तो वो लिवर्ड फॉर्म हो जाती है। जब हम डिबेंचर्स नहीं यूज करते हैं, यानी अनलिवर्ड, यानी सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही प्रॉफिट जाता है हमारा। ठीक, तो उसको बोलते हैं अनलिवर्ड। यही हम लोगों ने लीवरेज जब पढ़े थे तो लीवरेज में यही पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो लीवरेज में हम लोगों ने इन्हीं सब पे बात की थी कि कैसे कोई फर्म एक लिवर्ड फर्म बनती है और कैसे कोई फर्म एक अनलिवर्ड फर्म की कैटेगरी में आती है। लिवर्ड मतलब उसको कहीं ना कहीं हम जो डिवेंचर्स होते हैं वो बहुत ही चीपर सोर्स ऑफ फंड होते हैं और हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इक्विटी शेयर होल्डर भी वैल्यू भी बढ़ती है और हमारी फर्म की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो इनका
जो उनके प्रपोर्शंस थे, उनका मानना पहले में ये था कि लिवर्ड फर्म की वैल्यू अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू के इक्विवेलेंट होती है। फाइन। दूसरी चीज ये इसी को अगर दूसरे वे में समझें तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एनओआई यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑब्लिक फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसी चीज को इन्होंने दूसरे फॉर्म में लिखा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग इनके एग्जाम्पशंस की बात करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने, ये तो आपको लिवर्ड और अनलिवर्ड के बारे में बताया। दूसरी चीज उन्होंने आर्बिट्रेज के बारे में बात करें। अभी हम लोग आर्बिट्रेज भी समझेंगे कि इनकी जो अप्रोच थी, उसकी अप्रोच में आर्बिट्रेज का क्या मतलब है। उससे पहले हम लोग एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एग्जाम्पशंस। हर अप्रोच जो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी अप्रोचेस पढ़ी, उनमें सब में हमने कहीं ना कहीं अलग अलग एजम्पशंस की बात करी है। कुछ एजम्पशंस कुछ चीजों को कांस्टेंट रख के अपनी थ्योरीज प्रोपाउंड करते हैं। तो एमएम अप्रोच में भी कुछ एजम्पशंस है। फर्स्ट एजम्पशन इज देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कैपिटल मार्केट। पहला एजम्पशन इनका ये है, जो मार्केट है वो परफेक्ट है। परफेक्ट मार्केट में क्या क्या चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें होती है वो सारे इन्वेस्टर्स, सारी कंपनीज को आपस में सब पता होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इन्वेस्टर्स फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। क्योंकि हम लोग यहाँ कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं वो फ्री हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो अपना सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी को भी कभी भी। इन्वेस्टर कैन बोरो एट सेम रेट एज कॉर्पोरेशंस। इन्वेस्टर को सेम रेट मिलता है, यानी कहीं ना कहीं वो फ्री, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होती है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर कोई एक चीज भी बढ़ाता है तो दूसरा भी बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक के जितनी भी आप देखोगे ना कंपनीज हैं, आपको सेम रेट की सेम क्वांटिटी की बॉटल सभी में मिलेगी। अगर 50 रुपीज का आएगा ना 1 लीटर, तो सभी का 50 रुपीज का 1 लीटर का ही आएगा। कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग ब्लैक वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या नेक टू नेक चल रहा है। फिर अगर आप ऑरेंज वाले फ्लेवर में जाओ तो उसमें भी नेक टू नेक चल रहा है, वो जितने की आएगी सबकी आएगी सेम। ऐसी अगर आप एग्जाम्पल लो इसका, तो न्यूज़पेपर में भी जो सेम एक लेवल के न्यूज़पेपर्स है ना, अगर हम लोग बिजनेस स्टैंडर्ड और इस तरह के न्यूज़पेपर की बात ना करें, जो अमर उजाला, दैनिक जागरण और ये जो जितने भी हिंदुस्तान, सेम लेवल के न्यूज़पेपर्स हैं। यानी कि जो कॉम्पैक्ट साइज न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, जो कॉम्पैक्ट या आईनेक्स आ रहा है, इनका भी लेवल सेम है। तो आप देखते हो ना कि कहीं ना कहीं इनके रेट सेम होते हैं, पेजेस की क्वांटिटी सेम होती है, बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगी। तो यहाँ पर भी उसी तरह की कॉम्पिटिटिवनेस की बात करी जा रही है कि कोई भी जो कैपिटल मार्केट होती है, ठीक, वो क्या है, परफेक्ट है। वहां पे सारी चीजें इक्वली नोन है, सबको सेम रेट एप्लीकेबल है। इन्वेस्टर आराम से अपनी जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं सेम रेट में। उन सबको सेम रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट का रेट सेम है, डिविडेंड सेम मिल रहा है, ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, कंपनी की इंफॉर्मेशन है, वो सारे इन्वेस्टर्स को पता है, ठीक है। और तीसरा लास्ट पॉइंट इसमें है, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कह रहे हैं देयर आर नो रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स की तो वैसे भी अभी तक हम लोगों ने बात नहीं करी है। हम लोगों ने सिर्फ दो जो फंड्स की बात करी है, पहला डिबेंचर्स, दूसरा इक्विटीज, ठीक। तो यहाँ पे कोई रिटेन अर्निंग नहीं है। रिटेन अर्निंग जब हम अपने प्रॉफिट के पार्ट को बचा कर रखते हैं फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो कोई भी रिटेन अर्निंग नहीं है, फाइन। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स एक्ट रेशनली। जो इन्वेस्टर्स हैं वो रेशनली एक्ट करते हैं, यानी कभी भी स्विच कर सकते हैं, उनको पूरी इंफॉर्मेशन है, फ्री है। नेक्स्ट है द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द सेम लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़पेपर या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करी ना, कंपनीज की बात करी, तो हमने देखा कि वहां पर भी क्या है, सेम लेवल का बिजनेस रिस्क है। अगर कोई मान लो बैंड लगाया गया, ठीक है, कि ये बच्चों के लिए नुकसानदायक है, ये वाली कोल्ड ड्रिंक बच्चे नहीं लेंगे, ठीक, तो वो सेम बिजनेस रिस्क है। सारी की सारी जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज है, सबके लिए सेम रिस्क है,
ठीक। तो यहाँ पर भी बात करी जा रही है तो रिस्क, बिजनेस रिस्क का लेवल सेम है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ये हम लोगों ने बात कर ही ली है। द इंटरेस्ट रेट्स आर इक्वल, चाहे आप बोरो करो चाहे आप लेंड करो मनी या शेयर डिबेंचर्स, तो आपको जो रेट्स मिल रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स, दे आर इक्वल। फिर उसके बाद है फर्म्स इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। जो फर्म्स का इन्वेस्टमेंट शेड्यूल है, यानी कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितने दिनों के लिए करना है, वो जो टाइम जोन होता है वो सेम है, कांस्टेंट है। और वैसे इस केसेस में परपिचुअल रखा जाता है, यानी नेवर एंडिंग रहता है कि हम इसमें रिडीमेबल की बात नहीं करी जाती है। रिडीमेबल मींस कि आप एक सर्टेन पीरियड के बाद वो आपको रिडीम हो जाए, वापस आप ही के पास आपके शेयर्स आ जाए, आपके डिबेंचर्स आ जाएं। तो यहाँ पे रिडीमेबल की बात नहीं करी जाती है, जबकि वो कंसिडर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कई तरीके के कैटेगरीज के शेयर डिबेंचर्स इशू करते हैं, इसमें हम सिर्फ लेते हैं जो इररिडीमेबल होते हैं, यानी परपेचुअल उनकी लाइफ रहती है। फिर क्या है, होमोजेनियस रिस्क क्लास है, सेम रिस्क है, जो आपकी प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जिसको हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। तो ये जितने भी फर्म्स हैं इन सब का सेम है, ठीक है। यानी हम जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेकर चल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं, वो भी हमारा सेम है। फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया है जो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी हम जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं या प्रॉफिट का पार्ट दे रहे हैं, वो भी सेम है, सेम लेवल पे दे रहे हैं। यानी अगर 10 दे रहे हैं तो 10 बाकी सब भी दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं तो 4 ही बाकी सब दे रहे हैं, ठीक। और लास्ट में इन्होंने दिया है कॉर्पोरेट टैक्सेस, जो पहले नहीं था, इन्होंने बाद में कॉर्पोरेट टैक्सेस को ऐड कर लिया था। पहले तो इन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट टैक्सेस को हम नहीं लेके चलते हैं और थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस का पार्ट थी एमएम अप्रोच। बाद में कॉर्पोरेट टैक्सेस के आ जाने से इनकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि टैक्सेस ऐड हो गए। उससे पहले नेट ऑपरेटिंग थे, ऑपरेटिंग इनकम की जब भी बात हो रही होती है तो टैक्सेस की बात हम लोग नहीं करते हैं। फाइन। अब हम लोग आज आगे आ जाते हैं। इन्होंने दो चीजों की बात करी। पहला इन्होंने आर्बिट्रेज की बात करी, फिर सेकेंड इन्होंने ना बात करी अनलिवर्ड और लिवर्ड, और इन्होंने इन दोनों फॉर्म्स को इक्वल माना, ठीक है। कुछ चीजें जो एजम्पशंस मान के चलते हैं, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज लिवर्ड और लिवर्ड। तो हम लोग समझ सकते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। अनलिवर्ड में आप देख रहे हो ना, यहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और बाकी सारा का सारा किसका है, इक्विटीज शेयर होल्डर्स का, यानी अनलिवर्ड है। यानी हम यहाँ पर डिबेंचर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फिर लिवर्ड, यानी हम लिवर अप करते हैं, गियर अप करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, किसकी हेल्प से, डिबेंचर्स की हेल्प से। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, हमने बड़ा सा पोर्शन डिबेंचर्स का किया है। अब होता क्या है, डिबेंचर्स जब हम यूज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा होता है, और इस इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट हमें छूट देती है, रिबेट देती है। सिंपल सा अगर हम समझे, जितने भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हों, अगर वो अपना इनकम टैक्स भरते हैं, अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है तो उनको छूट मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग टैक्स शील्ड, ठीक है। तो ये टैक्स शील्ड सिर्फ लिवर्ड फर्म को ही मिल पाती है, क्योंकि उन्होंने डिबेंचर्स ले रखे हैं, ठीक। तो ये चीज, यही एक डिफरेंस है लिवर्ड और अनलिवर्ड फंड में। तो ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि तब गवर्नमेंट का पोर्शन बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं लिवर्ड और अनलिवर्ड फॉर्म को हम इक्वल ही मानते हैं। ये इन्होंने कांस्टेंट एक चीज मान के एज्यूम करके चले हैं। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं, ये आर्बिट्रेज के बारे में क्या कह रहे हैं। इन्होंने एक आर्बिट्रेज का पहले हम लोग सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं। होता क्या है आर्बिट्रेज का, सिंपल सा अगर हम बिल्कुल ले मैन की भाषा में समझे, तो कई लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जहां से सस्ता मिल रहा होता है वहां से खरीदते हैं, और जहां महंगा बिक रहा होता है वहां बेच देते हैं। तो कोई थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना, जब जब सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं, तो बीच का ये जो डिफरेंस, मान लीजिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कहीं से इक्विपमेंट्स, कुछ भी इक्विपमेंट्स खरीदे और दूसरी मार्केट में हमने बेचे हैं। तो जिस मार्केट से हमने खरीदे हैं, उस मार्केट में वो 10 रुपीज का हमें मिला इंडिविजुअली। तो हमने 10 रुपीज का खरीदा, और जब हमने बेचा तो वो 15 रुपीज का बेचा।
तो यानी 5 रुपीज आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस से आपको बेनिफिट हुआ, और ये नॉर्मली किया जाता है। अब ये आर्बिट्रेज थ्योरी में क्या काम कर रहा है? थ्योरी में ये काम कर रहा है, इनका मानना है, मान लेते हैं हम लोग दो फर्म्स हैं, ठीक है, एक लिवर्ड फर्म है और एक अनलिवर्ड फर्म है। फॉर एग्जाम्पल, यानी एक फर्म ऐसी है जो इक्विटीज का इस्तेमाल करती है सारा का सारा, और एक डिबेंचर इक्विटीज दोनों का यूज करती है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, जिसका हम देखते हैं मार्केट प्राइस ज्यादा हो रहा है, और होता है ना कई बार जिसका आप देखते हो अर्निंग्स जिसमें बढ़ रही हैं, आप उसी में इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, फिर आप देखते हो कि दूसरी कंपनी, इनके कंपनी के शेयर डाउन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, दो एक्स एंड वाई कंपनी ले लेते हैं। एक्स, जैसे ही हम लोग एक्स कंपनी ले लेते हैं और इसको वाई कंपनी, तो यानी एक्स कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ तो रही है, लेकिन हमने ये देखा कि भाई जो वाई कंपनी है उनके शेयर की वैल्यू डाउन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेशनल जो कहा जाए इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे, और हमने क्या किया, हमने देखा वाई कंपनी के शेयर्स तो डाउन हो रहे हैं, ऐसा करो जल्दी से खरीद लो, अभी खरीद लो तो बेनिफिट है, अभी सस्ते मिलेंगे, बाद में बढ़ जाएंगे तो हमें बड़ा बेनिफिट होगा। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास, हम एज ए इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर क्या कर रहा है, उसके पास 100 रुपीज है, उसने 100 रुपीज अपनी एक्स कंपनी यानी अनलिवर्ड कंपनी में लगा रखे हैं। फाइन, अब उन्होंने देखा कि जैसे ही लिवर्ड कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं, तो उन्होंने 100 में से 90 तो यहाँ लगे रहने दिए, और 10 रुपीज निकाल के लिवर्ड फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई अभी इसके शेयर्स डाउन है, इसके खरीद लो। ठीक, तो 10 रुपए हमने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, तो अब हमें कुछ बेनिफिट मिलने लगा। तो ये जब इन्वेस्टर एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करता है, हाँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज बेनिफिट के लिए, यानी सस्ता खरीद के महंगा बेचेगा, ठीक, ऐसा करने के लिए करता है, तो उसे बोलेंगे आर्बिट्रेज। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज आर्बिट्रेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में चाहे वो शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, हम दोनों ही चीज के साथ ये करते हैं। हम एक कंपनी से भले ही वो प्रॉफिट अर्न कर रही हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं, और ये नॉर्मली करते ही है, क्योंकि हमें अगर प्रॉफिट अर्न भी हो रहा हो, उसके साथ साथ हम देखते हैं किस कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं, उसके खरीदो भाई, बड़ा फायदा है, आगे जाके फ्यूचर में फायदा ही फायदा है, तो हमें तुरंत खरीदना शुरू कर देते हैं। यानी 100% का इन्वेस्टमेंट अभी हमारी एक्स फर्म में था, लेकिन हमने कहा भाई ऐसा करो कि वाई फर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर दो, आगे जाके फ्यूचर में तो कुछ बढ़ ही जाएगा, मिलेगा, अभी तो सस्ता है। तो ये हम करना शुरू कर देते हैं, यानी जहां से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं कॉस्ट के मिनिमम, जहां पर हो रही होती है कॉस्ट, वहां हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमें आर्बिट्रेज का फायदा मिले। यानी हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा ना। और ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक वाई की वैल्यू बढ़ नहीं जाती है। ठीक है क्लास, क्लास आपको ये आर्बिट्रेज और लिवर्ड अनलिवर्ड क्लियर हुआ है? क्योंकि ये और किसी अप्रोच में ये सब नहीं था, एमएम थ्योरी में इन्होंने लिवर्ड अनलिवर्ड या आर्बिट्रेज को जगह दी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम लोग बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, जो एमएम अप्रोच है वो टैक्सेस के एब्सेंस में कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है कैपिटल मार्केट के लिए, वो है नो टैक्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर थ्योरी प्रूव्स दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि जो हमारा डेट्स और इक्विटी का मिक्स है, इससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में होता है, यानी इररिलेवेंसी हो गई है। In the opinion of Modi, Gilani and Miller, two identical firms in all respect except their capital structure cannot have different market values। जैसे इन्होंने क्यों assumptions लिए हुए हैं ना कुछ, कि सेम लेवल की मार्केट है, सेम लेवल के टैक्सेस हैं, सेम लेवल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सारी चीजों की इन्होंने बात करी है। एक्सेप्ट इन्होंने एक चीज जो बोली है, इन्होंने बोली है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, इन्होंने बात करी यहाँ पे आर्बिट्रेज प्रोसेस की। यानी
ये कहना चाह रहे हैं दो सेम आइडेंटिकल फर्म्स टैक्सेस के ना होने पर भी क्या करती हैं, आर्बिट्रेज फॉलो जो का जो प्रोसेस है वो फॉलो करती हैं। यानी जो फर्म की वैल्यू कम होती है उनके टैक्स लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तब तक खरीदते रहते हैं जब तक उनकी वैल्यू बढ़नी शुरू नहीं हो जाती है और दूसरे फर्म की वैल्यू घटनी नहीं शुरू हो जाती है। फिर सेम यही रेसिप्रोकल भी करते हैं, यानी देखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वैल्यू घट रही है, फिर वहां शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, फाइन। अब यहाँ पर इनका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं तो हम लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले ये है इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, ये हमारी जो कहा जाए दो एक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये डिबेंचर्स और इक्विटीज का नीचे वाला एक्सेस रहता है, ऊपर वाला कॉस्ट का रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कॉस्ट क्या है इनकी, कांस्टेंट, जैसा इन्होंने बोला था हमारी कॉस्ट कांस्टेंट है। अब इन्होंने बोला कि पहले क्या होता है जब हम डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, डिबेंचर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट करते जा रहे हैं, तो हमारी जैसा कि हम लोगों ने नेट इनकम अप्रोच में देखा था, तो हमारी जो इक्विटीज है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा हम कांस्टेंट रहता है तो सारा का सारा हम ये मानते हैं कि हमारी इक्विटीज शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। फिर जैसे ही हम इसमें बढ़ा देते हैं, यानी अगर हम लोग बात करें या दो इनको, या ऐसे मान लो दो आइडेंटिकल फर्म्स के तरह भी अगर मान लो, तो आप देखोगे कि एक चीज कांस्टेंट है जो हमने रखी हुई है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। फिर हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल के बाद, जब हम लोग आइडेंटिकल फर्म्स की बात करते हैं, एक सर्टेन लेवल के बाद जब आप डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हो, मतलब आप एक होता है ना, एक सर्टेन लेवल है, ये ऑप्टिमम लेवल है जहां पर कांस्टेंट बढ़ रहा है तो आपकी इक्विटीज की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन आप जब उससे ज्यादा इंक्रीज करने लगते हो आप अपने डिबेंचर्स में, तो आपके जो इक्विटीज की वैल्यू है वो एक तरीके से बराबर आने लगती है, यानी इंक्रीज होना बंद हो जाती है। क्योंकि हमारे जब हम डिबेंचर्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी तो बढ़ता जाता है, क्योंकि हम ज्यादा अर्निंग के चक्कर में या ज्यादा अर्न करने के उसमें हम अपनी लाइबिलिटीज बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो ऊपर जा रही है रेड लाइन, तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइबिलिटीज तो बढ़ा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लाइबिलिटीज बढ़ाएंगे, अपनी फर्म की वैल्यू हम अपनी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम रिस्क जोन में आते जाएंगे। और जब हम ज्यादा रिस्क जोन में आ जाते हैं तो हाँ आप देखोगे ना, यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे पहले तो बढ़ रहे थे, उसके बाद फिर यहाँ नीचे आने आएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आर्बिट्रेज का यूज करके दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, फाइन। तो ये हम लोगों ने बात करी कि जब हम लोगों ने टैक्सेस को इन्वॉल्व नहीं किया है तब। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टैक्सेस को हम लोगों ने नहीं इन्वॉल्व किया, थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो फर्म की वैल्यू या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक, ये कांस्टेंट है। फिर हम लोग यहाँ पर अब आ जाते हैं जब हम एमएम थ्योरी में टैक्सेस को इन्वॉल्व करते हैं इन द इन्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस एनवायरनमेंट की। तो 1963 में इन्होंने देखा, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी थ्योरी को एक बार लाने के बाद भी उसकी कुछ उसमें होता है ना कि अपग्रेड करना, उसको बार बार रिव्यू करना इन्होंने करा, और थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस से उसको शिफ्ट कर दिया थ्योरी ऑफ रेलेवेंस में। तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है that the value of the firm will increase और the cost of capital will decrease। यानी हमारी जो पहले इन्होंने पिछली अप्रोच में बोला ना कि ओ को इन्होंने कांस्टेंट रखा था, यहाँ पर ये नहीं कह रहे, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज हो सकती है, या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जैसे इसमें कांस्टेंट थी, तो इन्होंने बोला जो फर्म की वैल्यू है वो डिक्रीज हो सकती है, नीचे जा सकती है, जिसको वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। विद द यूज ऑफ डेट्स,
जैसे जैसे हम डेट्स का यूज करेंगे, हमको कॉर्पोरेट टैक्सेस में छूट भी तो मिलेगी। तो क्योंकि हम टैक्सेस इन्वॉल्व कर लिए हैं, तो अब हम लोग को डिबेंचर्स, अगर हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स शील्ड मिलती है। ठीक। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस फॉर टैक्स पर्पस। Thus, the optimal capital structure can be achieved by maximizing the debt mix। ठीक है, यानी एक जो अनलिवर्ड फॉर्म है, जो इक्विटी बेस्ड फॉर्म है, उस फॉर्म में हम जैसे ही डिबेंचर्स का मिक्स डालते हैं, डिबेंचर्स का यूज करते हैं, हमारी जो फॉर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स शील्ड मिल जाती है, टैक्सेस में छूट मिल जाती है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपनी फाइनेंशियल लीवरेज यानी अपने डेट्स में, डिबेंचर्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं, यानी ये लाइन हम और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये के ओ है, ठीक है, के ओ क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले तो एकदम से नहीं होती, बाद में लेकिन स्लोली स्लोली कम होने लगती है, और हमारी फर्म की वैल्यू यानी हमारा अर्निंग पर शेयर जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है वो इंक्रीज होने लगता है, और हमारी फर्म की कॉस्ट कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी दोनों जो एनवायरमेंट में जो इन्होंने बात करी है, तो ये हो गई। अब जैसा कि अलग अलग राइटर्स होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी एमएम अप्रोच की भी कुछ क्रिटिसिज्म है, हम लोग फटाफट इनको देख लेते हैं। First is MM hypothesis has been criticized on account of various unrealistic assumptions। Obviously इन्होंने बहुत सारी चीजें unrealistically बात करी थी। जैसे पहले इन्होंने बात करी परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो एक्चुअल में होता ही नहीं, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन सेम लेवल पे काम कर रही हो, उसको सारी इंफॉर्मेशन हो बाकी सबके बारे में, ऐसा तो नहीं हो पाता है ना। इन्वेस्टर भी सेम तरीके से जो बिहेवियर रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या हो, परफेक्ट हो। तो ये एक अनरियलिस्टिक बात है। सेकेंड इनकी थी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज नॉट अवेलेबल टू ऑल द पर्सन। ऑब्वियसली किसी भी कंपनी की जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है वो हर किसी के पास नहीं होती है, तो ये वाली भी चीज अनरियलिस्टिक है। इस बात पे भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। थर्ड इनका पॉइंट था द फर्म हैव टू इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट। इन्होंने, हम लोगों ने देखा ना कि जब भी हम मार्केट में शेयर्स को फ्लोट कराते हैं तो कुछ हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ती है, भाई चार्जेस तो देने पड़ते हैं ना अपने शेयर्स को मार्केट में फ्लोट कराने के लिए, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनमें। तो ऑब्वियसली इन्होंने ट्रांजैक्शन या फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं करी, उसको नील रखा, जो कि अनरियलिस्टिक है। उस पर इन्हें क्रिटिसाइज किया गया। फिर उन्होंने बोला taxes do exist and there is normally different tax treatment for dividend and capital gains। obviously इन्होंने सेम तरह के टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करी है, जबकि डिविडेंड्स के लिए और कैपिटल गेन्स के लिए अलग अलग टैक्स की आपको रिबेट्स मिलती है, छूट मिलती है। आपने वो अलग अलग चीजों की बात नहीं करी है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी द फर्म डू नॉट फॉलो अ रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जैसे हम लोगों ने बात करी ना एग्जेम्पशंस में पिछले कुछ, कि आपके इन्वेस्टर सेम तरीके से बिहेव करते हैं, सेम उनके इरिडीमेबल शेयर्स लेते हैं या इरिडीमेबल डिबेंचर्स लेते हैं जिनकी लाइफ परपेचुअल है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है। सारा के सारे आपके इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं होंगे, तो ये वाली बात भी अनरियलिस्टिक हो गई। नेक्स्ट है द इन्वेस्टर हैव टू पे ब्रोकरेज फी एक्सेट्रा बाय डूइंग एनी ट्रांजैक्शन। ये भी बात है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको बहुत सारे और चार्जेस भी देने पड़ते हैं जो हमने कंसिडर नहीं किए हैं। इट इज ऑल्सो एन अनरियलिस्टिक assumption। लास्ट है शेयर होल्डर्स में प्रेफर करंट इनकम एज कंपेयर टू फर्दर गेन्स। हर शेयर होल्डर ये चाहता है कि हमको अभी बेनिफिट अचीव हो जाए, बेनिफिट मिल जाए अभी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि अगर हमें पैसा अभी मिल जाता है तो हम उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे हमें
अपॉर्चुनिटी के बिहाफ पे हमें कुछ ना कुछ अर्निंग्स हो सकती है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि जितने भी इन्वेस्ट जो शेयर होल्डर्स है वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमें बेनिफिट अभी हो, फ्यूचर में नहीं। ठीक, तो ये कुछ जो बाकी राइटर्स ने इनको क्रिटिसाइज किया एमएम अप्रोच को लेकर। तो ये एमएम अप्रोच यहीं तक रखते हैं। आई होप क्लास आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को और कुछ अगर पूछना है आप पूछ सकते हो। क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है? आर्या, यस मैम। ओके ओके। जिसने नहीं करी हम एक बार नाम बोल रहे हैं। आर्या, हर्ष, हर्षित, आयुषी, वंशिका, अनुष्का, आयुष, यशी, आकांक्षा, श्रेया, श्रेया उमर, सिद्धार्थ, स्तुति, अंजलि, अक्षत, स्नेहा, सृष्टि, अदिति, आयुषी गुप्ता, अलका, सुशील, अनामिका, ऋषिका, अभयराज, हिमांशु, ईशा, शिवांगी, सुशील, अनामिका। एनीवन एल्स? कोई ऐसा क्लास जिसके हमने नाम मेंशन नहीं किया हो, प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस। Class, do mention your attendance. If I haven't, yes, Ishika, yes. Next, anyone else would like to mention their attendance? अभी कुछ लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया, उन्होंने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है? यस मैम। ओके 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 क्लास, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा।